जय हिंद साथियों। तो साथियों, हम आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पिछले 7 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो सभी साथी वहां पर जाकर बाकी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निराकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्थूल, साकार, अणु या फिर सार्थक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, साकार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, गात्रम का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? शरीर, अंग, वपु या फिर वक्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शरीर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपने सुना भी होगा हरियाणा में ज्यादातर ये शब्द यूज किया जाता है कि गात, तो गात बोला जाता है शरीर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरस्व ए का उच्चारण किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है? बाह्य प्रयत्न के, अभ्यंतर संवृत प्रयत्न के, संवृत बाह्य के या फिर विवृत संवृत के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, अभ्यंतर संवृत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर से और संवृत का मतलब होता है आधा खुला हुआ मुख। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आवाज आती है और मुंह को आधा खोलना पड़ता है, ना कि पूरा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, जी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? जिग, जग, जय या फिर जस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, पृथक होने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 7 था, उसमें इस बारे में बात की थी। हमने आपको बताया था कि कारक के चिन्हों के हिसाब से किस तरीके से हम विभक्ति का पता लगाते हैं। तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे, प्ले लिस्ट में है। तो पृथक होने के अर्थ में हमने बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने पर, यानी कि अपादान से अलग होना मतलब पृथक होना। तो ये अपादान कारक आ रहा हमारे 5वें नंबर पर, तो इसमें हो जाएगी हमारी पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संभूय पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लियप का, शयत का, कियप का या फिर शय का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, दुष्ट पद का संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्लष्टय, दुष्प्लष्टय, दुर्प्लष्टय या फिर दुष्प्लष्टय? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दुष्प्लष्टय। व्यंजन संधि होगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, परीक्षा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परि, पर या फिर परि या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, परि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, यस्यार्था स्तस्य मित्राणि, यस्यार्था स्तस्य बांधवा, यस्यार्था स पुंमुल्लोके, यस्यार्था स च पंडिता? तो अस्मिन् पद्यांश से, इस पद्यांश में अर्थम, अर्थ जो शब्द है, इति पदस्य किम अभिप्राय, इस पद का अभिप्राय क्या है? तो इस जो श्लोक दिया हुआ है, जो 2 लाइनें दी हुई हैं, इनमें अर्थ शब्द का अर्थ होगा साथियों धनम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? यस्यार्थस्य स्तस्य मित्राणि, मतलब जिसके पास धन होता है उसके बहुत से मित्र बनते हैं। और इसी तरह से लास्ट में है यस्यार्था स च पंडित है, मतलब जिसके पास धन होगा वही पढ़ा लिखा है। तो अर्थ का मतलब होगा धन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, पंडिता क्या है? पंडित कौन है? ऑप्शन नंबर सी, पंडित धनवान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, क्षीरम का पर्यायवाचक शब्द होगा नीरम, जलजम, दुग्धम या फिर पंकजम? तो क्षीरम किसको कहा जाता है? क्षीरम कहा जाता है साथियों दूध को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्यायवाची हो जाएगा दुग्धम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विधि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निशीथ, निषेध, निलोप या फिर निगम? तो क्वेश्चन नंबर
12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अपिबत, अपिब, पिबतु या फिर पिबताम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपिबत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, 9 प्रकार का, 10 का या 11 का? तो साथियों बाह्य प्रयत्न होता है हमारा 11 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञातवा पद में कौन सा प्रत्यय है? त्वा, त्वय, कतवा या फिर कुआ? यहाँ पर साथियों आधा क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कतवा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेतु के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? हेतु शब्द के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का, पंचमी का, द्वितीय का या फिर षष्ठी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी विभक्ति का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, मुनि श्रेष्ठ पद में कौन सा समास है या कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है सप्तमी, षष्ठी, पंचमी या फिर चतुर्थी। तो साथियों मुनि श्रेष्ठ का मतलब होता है मुनियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो हमारा चिन्ह आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारा चिन्ह आ रहा है में। तो ये कौन से कारक का चिन्ह होता है? आइए गिनते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध में काकी के और अधिकरण में और पर। तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है और अधिकरण आता है हमारा 7वें नंबर पर। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें होगी सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, तट्टिका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तट प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तस् प्लस टीका या फिर तय प्लस तटिका? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तत् प्लस टीका। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर होगी हमारी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, अधिहरि में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अध, आधि, आधे या फिर ए? साथियों पहले ऑप्शन में यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी अधि और आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधि। अधिहरि में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, त्याज्यम न धैर्य विदुरे अपि काले धैर्यात कदायित स्थिमापनुयात सह जाते समुद्रे अपि च पोतभंगे सायत्रिको वाचन्ति तर्तुमेव। तो अस्य पदांशस्य शीर्षकम लिखतु। इस पद्यांश का शीर्षक हमें बताना है। तो इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? फलम, कार्यम, परिश्रम या फिर धैर्यम। तो साथियों शुरुआत हुई थी इस श्लोक की धैर्य से, तो इस पद्यांश का शीर्षक भी होगा धैर्यम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, घातक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हताहत, घातक, हुतासन या फिर प्रतिघात? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिघात। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, हरिप्रिया का पर्यायवाचक शब्द होगा? लक्ष्मी, सरस्वती, यमुना या फिर गंगा? तो हरिप्रिया का मतलब हो जाएगा भगवान को प्रिय। भगवान को प्रिय कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा होगा? तिष्ठेयु, तिष्ठितः, तिष्ठेव या फिर तिष्ठेम? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तिष्ठितः। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत या फिर अर्ध विवृत? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विवृत। विवृत का मतलब होता है साथियों खुला हुआ। हम किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख खुलेगा, तो इसलिए यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा विवृत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, लेख पद में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय, घ प्रत्यय, वय प्रत्यय या फिर लिय प्रत्यय? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, घ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, बालकेभ्य मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया का, पंचमी का, चतुर्थी का या फिर षष्ठी का? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, रामष्टीकते पद में कौन सी संधि है? जसत्व संधि है, शिटुत्व संधि है, सिचुत्व संधि है या फिर विसर्ग संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिटुत्व संधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, महादेव पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास? तो साथियों महादेव का मतलब होता है महान है जो देव, तो इस हिसाब से तो होगा इसमें कर्मधारय समास। लेकिन महादेव किसको कहा जाता है? महादेव कहा जाता है शिव जी को, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है ये सब, तो इसलिए यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ किताबों में इसका आंसर कर्मधारय भी दिया हुआ है, तो कर्मधारय हमारा तब ठीक होगा जब ऑप्शनों में बहुव्रीहि ना दिया हुआ हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, आजन्म पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आन, आज, आन या फिर जंग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 30, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, स्थावर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पशु, खग, जंगम या फिर विहग? तो स्थावर का विपरीत हो जाएगा साथियों जंगम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं साथियों आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।